पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to circle. Position of point with respect to circle. ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल मतलब एक सर्कल आपके पास है, उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है। कल के क्वेश्चन 2 में सेंटर 2,3 आएगा। नहीं 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 नहीं, एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से तो आंसर तो सही है यशस्वी। तो एक सर्कल मेरे पास है, ठीक है। लेट्स से सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहां पर एक पॉइंट है P, लेट्स से x1 कॉमा y1। तो मुझे इस P के रेस्पेक्ट में इसका सेंटर मान लेते हैं O। तो मुझे इस सर्कल के रेस्पेक्ट में ये चेक करना है, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में मुझे ये चेक करना है कि when point is outside the circle then what is the condition, when P is inside the circle then what is the condition, and if P is on the circle then what is the condition। कंडीशन बहुत सिंपल सी है, आपको ऐसे भी दिख रही होगी। सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, -g, -f है, ठीक है। यदि ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो डायग्राम से भी मुझे समझ में आ रहा है कि यदि मैं ओपी डिस्टेंस निकालूंगा तो दैट शुड बी ग्रेटर देन रेडियस। आई बात समझ में? ठीक है, जो डायग्राम मैंने अभी बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। यदि P इनसाइड द सर्कल होता तो OP लेस देन R हो जाता, P ऑन द सर्कल होता तो OP इक्वल्स टू R हो जाता। चलो, तो OP कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो x1 प्लस जी का होल स्क्वायर y1 प्लस f का होल स्क्वायर ग्रेटर देन R। R is what, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होगा। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। स्क्वायरिंग खोलेंगे तो x1 स्क्वायर 2gx1 प्लस जी स्क्वायर y1 स्क्वायर 2f(y1) प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये कैंसिल, ठीक है। सी को इधर ले लेंगे तो सी को इधर लेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2f(y1) प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। कब, when P is outside the circle, P is outside the circle, ठीक है यहां तक, राइट। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, यदि मैथमेटिकली अपन बात करें, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है कुछ नहीं, x1 y1 पॉइंट अपन ने सर्कल में रख दिया, यही हुआ ना। x1 y1 पॉइंट आपने सर्कल में रख दिया तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f(y1) plus c, if this quantity is greater than 0 then P is outside the circle। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसी को कर दूं मैं, if this is less than 0 then P is inside the circle and equals to 0 then P is on the circle, on the circle। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। और कभी कंडीशन, वैसे तो कंडीशन भी याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या करा, कुछ नहीं करा, x1 y1 जो भी पॉइंट मुझे चेक करना था वो पॉइंट मैंने सीधे सीधे सर्कल की इक्वेशन में रख दिया, ठीक है। चलो जी, जी का स्क्वायर कैसे आया, जी का स्क्वायर, ये जी है, जी है ना, 9 नहीं है।
अरे जी, अरे ये रेडियस होता है ना, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो x1 प्लस जी का होल स्क्वायर और y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर ही तो आएगा ना। डिस्टेंस फार्मूला लगाया है और ये रेडियस है, क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई इसमें, है ना। हाँ, सर्कल में, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसे माधव ने जो क्वेश्चन पूछा है कि एक्चुअली सर्कल में क्या होगा ना, आपको जैसे कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होगा कि सर यार ये आपने इसके लिए निकाली है, इस वाली फॉर्म के लिए निकाली है, तो बाकी फॉर्म के लिए कैसे रहेगा। तो अभी अपन क्या है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन बनाएंगे अपन, है ना। तो आपको बेसिकली क्या है कि वो नोटेशन याद रखना रहेगा। तो उस नोटेशन को मैं हर फॉर्म में लिख के बता दूंगा कि इस फॉर्म के लिए इस नोटेशन का मीनिंग ये है, इस फॉर्म के लिए इस नोटेशन का मीनिंग ये है, ऐसा। तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म वाइज जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अब 9 तो कैसे लिखना है जी, मैं ऐसे ही लिखता हूँ यार, उसमें चलो वो बना दूंगा, जी में कंफ्यूजन हो रहा है क्या बच्चों को, तो ऐसा बनाऊं क्या, और वो मैं 9 ऐसा बनाता हूँ यार, 9 ऐसा है और जी ऐसा है, 9 ऐसा बनाता हूँ, जी ऐसा बनाता हूँ, ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं तो समझ में आ जाएगा। अब कैपिटल नहीं, कह रहे कैपिटल नहीं, नहीं समझ पा रहे बच्चे, चलो कोई बात नहीं। जी और 9 भाई भाई लगते हैं। देखो ये 9 है मेरा और ये जी है मेरा, अब बताओ इसमें कोई गड़बड़ हो तो बताओ यार, ऐसे में ऐसे नहीं लिखते 9। लास्ट लाइन विजिबल नहीं है, कौन सी वाली लास्ट लाइन विजिबल नहीं है बेटा, विजिबल है ना। चलो, कैपिटल जी में बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, कैपिटल जी तो नहीं जम पाएगा, मैं कोशिश करता हूँ ऐसा जी बना लूं, केवल आपके लिए करूंगा मैं। और वो तो यार अब सर्कल में तो सबसे सर्कल पढ़ रहे हैं 3 क्लास से, जी यहाँ पे तो जी आता है, इतना कॉमन सेंस तो लगाओ यार। 9 कभी 9 आया क्या, जब यहाँ पे एफ आया, यहाँ पे सी आया, तो यहाँ पे जी आएगा, ऐसे क्या बात कर रहे हो, हाँ फालतू की बात कर रहे हो। चलो लिख लिया क्या, करें आगे बढ़े। चलो जी, अरे ये गड़बड़ हो गई देखो। तो देखो मेथड क्या बताया था मैंने, मेथड बहुत सिंपल सा है कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको वो पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों के लिए बताता हूं आपको, एक एक एग्जाम्पल मैं दोनों सर्कल लेके बता देता हूं। लेट्स से, लेट्स से एक सर्कल मैंने लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x + 4y -4 = 0, करेक्ट। मैंने बोला कि 1,2, फिर मैंने बोला लेट्स से -3, -4, चेक करना है कि पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो क्या करोगे, 1,2 डायरेक्टली इसमें रख देना है, दिस इज x1 y1, दिस इज सर्कल, तो 1,2 डायरेक्टली इसमें रख देते हैं। 1 + 4 - 2 + 4 + 8 - 4, तो कैसा आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। तो ये ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब हो गया कि 1,2 इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है ना बच्चों।
लेट्स से -3, -4 रख दिया, -3, -4 रख दिया, 16, 6, 22, 20 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो -3, -4 इज ऑल्सो आउटसाइड द सर्कल। आप बोलो कि नहीं सर सर्कल दूसरा होता तो, मान लेते हैं सर्कल ये है, मैंने आपसे बोला कि इसमें आपको बताना है कि 1, 1 पॉइंट इनसाइड द सर्कल है कि आउटसाइड द सर्कल है, 4, 5 पॉइंट इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है। तो क्या करोगे बच्चों कि पहले सारी टर्म आपको एक तरफ लेनी पड़ेगी, लाइक दैट, लाइक दैट। तो सारी टर्म यदि मैं एक तरफ लूंगा तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, अब 1, 1 रख दो, अब बाकी जो अपना रूल है, लेट्स से 1, 1 मैंने रखा, तो 1 + 1 -9 <0 हो गया, -9 <0 हो गया, तो दैट्स वाई 1, 1 इज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, 4, 5 16 + 25 -9 > 0 आ रहा है, तो 4, 5 इज आउटसाइड द सर्कल। बोलो बच्चों कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? ऋषभ आहूजा वो आज अभी केवल आज की क्लास अलग जगह हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, आज की क्लास हो रही है ना। चलो, हाँ वो लास्ट वाला तो वैसे भी पता लग जाता है, वो डायग्राम से भी पता लग जाता है, पर मैं बस इसलिए बता रहा था कि बेसिकली इस फॉर्म में और इस फॉर्म में यदि अपन जैसे मैथमेटिकली जब यूज करेंगे तो कैसे अपन यूज करेंगे, है ना। अदरवाइज तो क्या वो डायग्राम से ऐसे ही पता लग जाएगा 1, 1 कहाँ पे आ रहा है, थोड़ा बहुत तो पता लग ही जाता है यूं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ये कौन बोला ये नोट्स लिखने की आवश्यकता ना पड़े? हर्ष काले, आलस, आलसी आदमी है, मतलब ये बच्चे बहुत आलसी लगते हैं, जो भी बोलता सर लिखने की जरूरत नहीं पड़े, है प्रवचन चल रहे हैं यहाँ। चलो, अच्छा अब एक पॉइंट जो मैं बता रहा था, ठीक है, कि जैसे क्या होगा सर्कल में जनरली क्या होता है कि अपन जैसे दो इक्वेशन से डील करते हैं ना, सर्कल में क्या होता है जैसे अपन दो इक्वेशन से डील करते हैं, एक तो वही जैसे अभी अपन ने जो क्वेश्चन करा ना, है ना, एक तो ये वाली फॉर्म हो गई, एक ये वाली फॉर्म हो गई अपने पास। ठीक है, इसमें क्या होता है अपन ने कुछ नोटेशन है ना, अपन ने नेमिंग किए हुए हैं, है ना, अपन ने कुछ नोटेशन नेमिंग किए हुए हैं। तो अब जैसे कभी भी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, बहुत बड़े बड़े थोड़े फॉर्मूले आते जाते हैं, तो अपन क्या उनको उन नेमिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो अभी जो मैंने लिखा था ना, इसको तो खैर एक अपन वो भी बोलते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट, मॉड्यूल में एक चीज दी हुई है, हालांकि मतलब अपने बहुत ज्यादा काम की तो कुछ है नहीं, पावर ऑफ अ पॉइंट। मतलब पावर ऑफ अ पॉइंट कुछ डेफिनेशन भी नहीं है, पावर ऑफ अ पॉइंट अपन बोलते हैं कि यदि आपके पास लेट्स से p is x1 y1 and let's say circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, now much better matter, ठीक है ना, x1 y1। ठीक है, तो व्हाट इज पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ p, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 plus c, this is power of a point which is represented by s1, which is represented by s1. Same thing, if the circle is x square plus y square is equals to a square, x square plus y square is equals to a square is
देन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज s1। मींस कभी भी ऐसा सर्कल आ रहा होगा तो अब आगे से ये चीज ध्यान रखना, ये सर्कल या ये सर्कल आ रहा है, मैं कहीं पे S1 लिखूंगा, S1, तो उस S1 का मीनिंग क्या होगा? उस S1 का मीनिंग होगा कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं एक पॉइंट की बात हो रही होगी। ऑब्वियसली वो पॉइंट आउटसाइड या इनसाइड द सर्कल हो सकता है, क्योंकि ऑन द सर्कल हुआ तो फिर ये वैल्यू 0 हो गई। तो श्योरली ये पॉइंट कहीं ना कहीं आउटसाइड या इनसाइड द सर्कल होगा। ठीक है, तो x1 y1 पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन में अपन रखेंगे तो जो वैल्यू आ रही होगी दैट वैल्यू इज कॉल्ड s1 और पावर ऑफ पॉइंट, s1 और पावर ऑफ पॉइंट। तो आगे कभी भी मुझे जब ये चीज लिखनी होगी तो अपन इसको क्या लिखेंगे? s1 लिखेंगे। तो इसलिए अभी जो लास्ट कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था, मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि when s1 is greater than 0, x1 y1 is outside the circle, ठीक है। s1 is less than 0, x1 y1 is inside the circle, and when s1 is equals to 0, तो x1 y1 is on the circle, on the circle, ठीक है। अच्छा, ओके हर्ष, ओके का हर्ष, नोटेड, डोंट वरी, ओके, है ना, ठीक है ठीक है। तो पावर ऑफ पॉइंट मतलब यूं समझ लो एक डेफिनेशन, एक नेमिंग कर रखी है पावर, बाकी और कुछ ऐसे पावर का कुछ सेंस नहीं है, है ना। तो पावर ऑफ पॉइंट, तो आगे बस अपना यहाँ पे मीनिंग अपने को जो समझने वाली चीज है वो ये है कि कहीं पर भी अब मैं आगे से जब मैं S1 लिखूंगा सर्कल की इक्वेशन में, सर्कल के रेफरेंस में कहीं पे भी जब मैं S1 लिख रहा हूं, तो उस S1 का मीनिंग क्या है? उस S1 का मीनिंग ये है कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो भी सर्कल होगा, वेदर ये हो और एक पॉइंट होगा, जब भी मैं S1 की बात करूंगा, है ना, ध्यान से समझना बच्चों, कहीं पर भी मैंने S1 लिखा है तो इसका मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट भी साथ में चल रहा होगा, ठीक है ना, एक पॉइंट भी साथ में चलो, तो वो पॉइंट उस इक्वेशन में रख के जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज कॉल्ड S1, उसको अपन S1 बोलेंगे। ये पूरे सर्कल के लिए वैलिड है, इवन सर्कल के आगे अपन कोऑर्डिनेट की भी बात करें सभी के लिए वैलिड है, अभी खेल सर्कल की मैं बात करता हूँ। तो इसलिए अभी जो मैंने नोटेशन बताया था ना आउटसाइड इनसाइड के लिए, इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, पावर, पावर का तो कुछ दिखा तो नहीं, मेरे को भी नहीं दिखा, मैंने भी बहुत ढूंढा, कुछ मिला नहीं यार पावर जैसा। हाँ, पता नहीं उन्होंने क्यों पावर बोल दिया होगा, ठीक है। चलो जी, दीपांशु एग्जाम्पल तो वही है, अरे एग्जाम्पल कुछ अलग से नहीं है, एग्जाम्पल तो वही है, अरे अपन ने बस इसको एक नेमिंग कर दी, इसको अपन ने नेमिंग कर दी S1, बाकी और कुछ भी नहीं है उसमें, है ना, ठीक है। हाँ, ये अभी आगे आएगा, आगे समझ में आएगा, अभी आपको लग रहा होगा ये इससे फायदा क्या हुआ, एक्चुअली बहुत सारी जगह क्या होता है ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। तो अब क्या होता है आगे कभी भी मेरे पास जब मुझे ये लिखना होगा ना, तो मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं सीधे S1 लिख दूंगा, दिस इज, वहां पे काम आएगा ये आगे, है ना, वो अभी आपको लग रहा होगा, ठीक है, पर वो आगे बहुत काम, आगे बहुत काम आता है एक्चुअली, इसलिए होता है बेसिकली, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अस्तित्व जैन याद है मेरे को, अस्तित्व जैन याद है, याद है मेरे को, याद है वो, मेरी सीक्वेंसिंग ऐसी है वो थोड़ी बहुत उसमें सर्कल में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ पॉइंट। चलो जी बढ़ते हैं आगे।
है ना। इस पे पहले एक आध क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है। एक दो चीजें मुझे और बतानी थी इसमें। जैसे एक चीज तो ये बतानी थी कि जैसे अभी अपन ने ये बात करी कि जब पॉइंट आउटसाइड है तो S1 ग्रेटर देन जीरो, पॉइंट इनसाइड है तो S1 लेस देन जीरो हो गया अपने पास, है ना। तो जैसे आपको याद हो तो लाइन में एक कंसेप्ट अपन ने डिस्कस करा था, लाइन में एक कंसेप्ट अपन ने डिस्कस करा था कि मान लो इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो है, तो इसके एक तरफ वाला पार्ट x प्लस वाई माइनस ए ग्रेटर देन जीरो बता रहा होगा और दूसरी तरफ वाला पार्ट ये बता रहा होगा, ऐसी बात थी ना, है ना। बिल्कुल सेम सर्कल के लिए भी अब अपन, पोजीशन ऑफ पॉइंट बहुत ज्यादा काम की नहीं है, पर उसका ये जो नोटेशन है ना, ये बड़ा काम का है। कि मान लो मैंने एक सर्कल लिखा, रेडियस 3 है, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन जीरो को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स कहां पर आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हैं। तो इसको सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट, वेरी गुड बच्चों, इनसाइड द सर्कल आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन जीरो को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट कहां पे आएंगे, आउटसाइड पे आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये अपने ज्यादा काम की चीज है, ये अपने काम की चीज ज्यादा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ओरली भी समझ में आ जाए तो आ जाए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कंडीशन 1 लेस देन इक्वल्स टू 4। चलो बताओ तो देखें, बताओ तो। प्रभा आप रुक जाओ, प्रभा एक बार अभी ये वाला क्वेश्चन भी हो जाने दो, उसके बाद मैं पूरा रिपीट कर दूंगा। ध्रुव का आंसर बिल्कुल सही है, ध्रुव का आंसर। गोपाल गर्ग का आंसर सही है। नहीं कुशाग्र, सिद्धार्थ अग्रवाल का आंसर सही है। माधव का आंसर सही है। प्रशय नॉट प्रभय, अच्छा प्रशय है क्या, ओके प्रशय, प्रशय। प्रभांशु का आंसर सही है। आंसर इज 3 पाई, आंसर इज 3 पाई। ठीक है, कैसे, कैसे, अलग अलग कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने स्ट्रेट लाइन में भी ये वाली बात बोली थी कि कोऑर्डिनेट में कभी भी कोई इनइक्वलिटी आ जाए ना, तो उसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वो इनइक्वलिटी भूल जाओ, आप तो पहले उसको इक्वल टू के साथ डील करो। इक्वल टू का मैटर क्या है फिर मैं समझूंगा। तो जैसे इसकी बात आई, मैंने यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 करा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का मतलब सेंटर 0,0, रेडियस 1, ये सर्कल होगा, ठीक है।
तो अब आप बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट कहां पर होगा? इसको सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट कहां पर होंगे? इस सर्कल के आउटसाइड वाले होंगे। ठीक है, इस सर्कल के आउटसाइड वाले। ठीक है, सेम। अब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए पहले यदि मैंने इसको इक्वल टू करा तो इस ये बन गया 0 0 सेंटर और 2 रेडियस वाला, 0 0 सेंटर और 2 रेडियस वाला एक सर्कल ऐसा हो गया। तो इसको सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट कहां पर होंगे बच्चों? इनसाइड द सर्कल होंगे। तो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट कहां पर होंगे? आउटसाइड दिस, इनसाइड दिस, मतलब ये बीच का एरिया। बोलो बच्चों, इस स्टेप में किसी को डाउट है यहां तक? आ गई बात समझ में? बस यही पॉइंट मैं यहां पे बताना चाह रहा था आपको, यही पॉइंट मैं यहां पे बताना चाह रहा था। तो अब मेरे ख्याल से एरिया निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एरिया निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूरे सर्कल का, बाहर वाले सर्कल का एरिया कितना? 4 पाई। ठीक है, अंदर वाले सर्कल का एरिया कितना? पाई। तो 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, चलो एक और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन में देता हूं, है ना। डिफरेंट तो क्या है मतलब? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय this and y greater than 0। हाँ रौनक जैन, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले में क्या दिक्कत हो गई? पाई आर स्क्वायर ही होता है बेटा, तो इसका रेडियस 4 नहीं है रौनक, इसका रेडियस 4 नहीं है। ठीक है, इसका रेडियस 2 है। ठीक है, और क्या सुशांत, आर की वैल्यू 1 है क्या? इसका रेडियस कितना होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल की बेसिक इक्वेशन याद है। इसका रेडियस कितना होगा बच्चों? 1। इसका रेडियस कितना होगा? 4 नहीं होगा, इसका रेडियस 2 होगा। चलो जो करो तो देखें। हाँ, लास्ट वाली सर्कल की इक्वेशन नहीं है। ओके रौनक। अच्छा, मैं इसमें एक चीज बता देता हूँ, जैसे एरिया बाउंडेड कभी भी पूछा जाता है ना, 12th में आप पढ़ेंगे ना, पूरा एक चैप्टर है एरिया नाम से। ठीक है, तो कभी भी एरिया बाउंडेड की भी जब बात होती है ना, तो एरिया बाउंडेड मतलब एक ऐसा एरिया आपको निकालना होता है जिसकी बाउंड्री में ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, और ये भी दिखेगा। जिसकी बाउंड्री में ये और ये तीनों चीजें दिखेगी। और ऐसा, और y ग्रेटर देन 0 बोला है, ऐसा एक ही यूनिक एरिया आपको दिखेगा, एक यूनिक एरिया आपको दिखेगा। गोपाल गर्ग, थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है तनिष्क, सर्कल की इक्वेशन नहीं है, वही दिया है जो आपको पढ़ाया है, ऐसा चिंता मत करो। जो नहीं पढ़ाया वो नहीं दूंगा मैं।
सब चीजें वही है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है ना, इसलिए चिंता मत करो आप। और ये थोड़ी ना है कि सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल ही देना है, दूसरी चीज नहीं देनी है। जितनी चीज पढ़ रखी है उतनी तो देंगे ना यार, हैं? हाँ, इक्वेशन क्या है मुझे आंसर बताओ बस, बाकी आंसर बाकी टाइप मत करो, बाकी टाइप मत करो, आंसर लिखना है बस। नहीं, इसमें देखो कॉमन नहीं होगा गोपालगढ़, यही चीज मैंने अभी बताई थी, इसमें एक्चुअली एरिया कॉमन नहीं होगा, इसमें एरिया बाउंडेड होगा, मतलब एक ऐसा एरिया आपको मिलेगा जिसकी बाउंड्री में ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, एक ही एरिया ऐसा हो, और ये y greater than 0, एक ही एरिया आपको ऐसा दिखेगा बाउंडेड, मतलब उसकी बाउंड्री में, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है ना, इसलिए कॉमन एरिया की बात, इसलिए देखो बच्चों समझना डिफरेंस, ये एरिया नहीं बनाता, ये तो सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट होंगे ना एक्चुअली, x² + y² < 1 एरिया बनाता है, ये एरिया नहीं बनाएगा, है ना, क्लोज करो बनाएगा ये। हाँ, ये आंसर सही दिखा मेरे को, आस्था अग्रवाल का आंसर मेरे को सही दिख रहा है, आस्था का, और मर्चेंट का आंसर भी सही दिखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिहिका का आंसर भी सही दिख रहा है, मिहिका का आंसर भी सही दिख रहा है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ग्रिप हो जाएगा ना तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो ओरली हो जाएगी, क्वेश्चन का वो पॉइंट यदि समझ में आ जाए, जिन जिन बच्चों का आंसर आया होगा मेरे ख्याल से, है ना, क्वेश्चन में वो पॉइंट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन डायग्राम से ही हो जाता है, फिर तो करना तो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ओरली। तनिष्क का भी आंसर सही है, सही है तनिष्क। चिन्मय का आंसर भी सही है, अमेय का आंसर भी सही है, हम्म। चलो, आंसर है 3π/4, आंसर है 3π/4, ठीक है। देखो क्या होगा कि ये है सर्कल x² + y² = 1, ये है सर्कल 2, 0 के साथ दिस वन, तो इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन passing through origin, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात परपेंडिकुलर है, तो अब आप ये सोचो कि मैं यदि यहां से दो परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं, कोई से भी,
कोई सी भी एरिया पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। और इतना तो कंफर्म है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो नहीं है, कोई और दो लाइन है। आप बोले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो नहीं है ना, ठीक है। मान लेते हैं ऐसी कोई दो परपेंडिकुलर लाइन होगी, बोलो बच्चों। अब आप बोलो नहीं सर ऐसा एंगल होता तो, ऐसा होता तो, कैसा भी कर लो, एरिया तो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सेम ही आएगा ना। तो अब आप ध्यान से देखो, तो जो एरिया की मैं बात करना चाह रहा हूं, जिसकी बाउंड्री में ये भी आ रहा हो, ये भी आ रहा हो, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस भी आ रही हो और y ग्रेटर देन 0 भी आ रहा हो, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, सही है कि नहीं। आप देख लो, इसकी बाउंड्री में दोनों सर्कल दिख रहे हैं, दोनों लाइंस दिख रही है, y ग्रेटर देन 0 भी दिख रहा है, दिख रहा है। यश, कौन सी चीज नहीं समझ में आई बेटा? ये सर्कल की इक्वेशन समझ में आई, 0 0 सेंटर 1 रेडियस, ये समझ में आया, 0 0 2 रेडियस, ठीक है, ये समझ में आया। पेयर ऑफ लाइंस होमोजीनियस इक्वेशन है, परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 0 है। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन मैंने बना दी। बस मैं इतना सा बोल रहा हूं कि जो एरिया है, आप बोलो यही एरिया क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, मैंने क्या बोला? ऐसा एरिया जिसकी बाउंड्री में ये आ जाए, ये आ जाए और ये आ जाए और ये आ जाए। अब आप चेक कर लो, वो तो आपको ही करना पड़ेगा चेक तो, ठीक है। अब एरिया कैसे आया? एरिया कैसे आया? पूरा एंगल कितना होता है बच्चों? पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये एंगल 90 डिग्री है। मतलब ये बीच का यदि मैं एरिया निकाल लूं, जो कि अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में करा था, तो ये बीच का पूरा एरिया हो गया 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग का। तो बताओ बच्चों, 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग का एरिया कितना होगा? यूनिटरी मेथड आता है, 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एरिया 3 पाई, 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एरिया 3 पाई अपॉन 360। तो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एरिया 3 पाई अपॉन 360 इंटू 90, 3 पाई बाय 4। इसीलिए मैंने बोला था y ग्रेटर देन 0 ना होता तो, हाँ y ग्रेटर देन 0 नहीं होता ना, तो ये वाला एरिया भी ले लेते और फिर ये वाला एरिया भी ले लेते, फिर दोनों एरिया आ जाते हैं अपने पास। और इनफैक्ट पता है उसमें फिर दिक्कत ही है, y ग्रेटर देन 0 नहीं देगा ना, है ना। देखो कौन बोल रहा है, रिया। यदि y ग्रेटर देन 0 नहीं बोलेगा ना, तो फिर कंफ्यूजिंग वाला बात है, क्योंकि फिर तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, फिर तो चारों एरिया दिखने लग जाएंगे आपको। इसमें भी क्या बुराई है बताओ? इसमें की बाउंड्री में भी तो चारों चीजें आ रही है ना, इसकी बाउंड्री में भी चारों चीजें आ रही है। तो इसलिए एरिया को एक्सप्लिसिट करने के लिए ही उसने y ग्रेटर देन 0 दिया ही है उसने, है ना। y ग्रेटर देन 0 इसीलिए दिया है उसने, हाँ, ठीक है ना। तो वो एरिया हमेशा एक्सप्लिसिट देता है, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है बच्चों। आ गई बात समझ में, है ना। और इसीलिए देखो, आप समझ रहे हो, इस पेयर ऑफ लाइंस में बस आपको यह समझना ज्यादा जरूरी था कि ये परपेंडिकुलर है, आपको यह समझना ज्यादा जरूरी था कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, एक स्टेप में और आगे बढ़ता हूं, मान लो परपेंडिकुलर नहीं भी होती, परपेंडिकुलर नहीं भी होती, तो कोई और एंगल यदि मेरे पास आता, 90 की जगह मान लो 60 आता, 30 आता, 45 आता, 120 आता, तो भी निकाल लेता ना मैं, क्या दिक्कत थी बताओ? 90 की जगह 120 भी होता तो इंटू 90 की जगह इंटू 120 कर लेता मैं, ठीक है। तो मुझे तो केवल इस चीज से मतलब था कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस आई है, इनके बीच का एंगल कितना है। मुझे तो लाइन से भी मतलब नहीं है, मुझे तो लाइन से भी मतलब नहीं था, मुझे तो केवल लाइन के बीच के एंगल से मतलब था, क्योंकि एरिया तो एंगल ही डिसाइड कर रहा है,
दैट इज द माई पॉइंट। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो तो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही कुछ। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू और वैल्यूज ऑफ ए for which point a plus 1 comma a lying inside the region bounded by, जी का ध्यान रख रहा हूं मैं, जी का, बाउंडेड बाय सर्कल्स this equals to 0 and this equals to 0, है ना? Find the number of integral values of a for which point a plus 1 comma a lying inside the region bounded by circles this and this। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, एक्चुअली इस क्वेश्चन के ना दो मेथड है। एक मेथड आपको करना है क्लास के बाद में, एक मेथड में कराऊंगा अभी। ठीक है ना? जो आपको करना वो बहुत इजी है। सर्कल का सेंटर कितना होगा? सेंटर बताना तो। ए 2,0 वाला कौन है? गोपाल गर्ग। सेंटर तो गलत मत बताओ यार। 1,0, 1,0। रेडियस कितना होगा बताना तो। रेडियस कितना होगा? किसी ने लिखा था, पता नहीं तुम्हारे बाद वाले ने लिखा। अब देखो ये रूट फाइव वाला कौन है, जान करके तुम लिख। ठीक है, नाउ a plus 1 comma a, सेंटर 1,0, रेडियस √2। सेंटर 1,0, रेडियस √2। तो √2 मतलब मैं ऐसा बोलूं, थोड़ा सा 1.4 है ना, इससे थोड़ा सा आगे से जाएगा ऐसा, है ना? दूसरे का भी यही है, सेंटर तो उसका रेडियस 3√2 है। 3√2 मतलब हो गया 1.4, एक 42, 4.2 हो गया ना। 4.2 अप्रोक्स यहाँ पे मान देते हैं अपन। ठीक है, तो है ना? नो, पॉइंट इज a plus 1 comma a। वो बोल रहा लाइंग इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल्स, बीच वाले पार्ट, बीच वाले पार्ट में, है ना? तो बीच वाले पार्ट में चाहिए आपको पॉइंट, तो मैं ऐसा बोलूं कि इस वाले सर्कल के आउटसाइड और इस वाले सर्कल के इनसाइड। बोलो बच्चों, यही कंडीशन लगेगी। दोनों से ए की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन अपन कर लेंगे, है ना? फॉर एग्जांपल इसके आउटसाइड, ये फर्स्ट मेथड है ना? बस इसके बाद आपको कैलकुलेशन ही करनी रहेगी। इस वाले सर्कल के तो आउटसाइड चाहिए आपको, तो इसके तो ग्रेटर देन 0 कर देना, है ना? और इस वाले सर्कल
के इस वाले सर्कल के इनसाइड चाहिए, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। मेथड नंबर 1। नाउ मेथड नंबर 2। x is equals to a plus 1, y is equals to a, तो x is equals to y plus 1। एक मिनट समझ लो बेटा, पहले एक बार समझ लेना, तो इधर समझ लो। अपना पॉइंट ये है, लेट्स से x इक्वल्स टू a प्लस 1, y इक्वल्स टू a हो गया, तो x इक्वल्स टू y प्लस 1 हो गया। इट मींस दिस पॉइंट, इट मींस दिस पॉइंट will always lie on this line. Agree? This point will always lie on this line. x equals to y plus 1 पे लाई करेगा। a की कोई भी वैल्यू मैं लूंगा तो वो जो भी पॉइंट आएगा डेफिनेटली इस लाइन पर ही आएगा। करेक्ट। तो मैं ऐसा बोलूं कि मुझे इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट निकालने हैं, a की इंटीजर वैल्यू पूछी थी आपसे, मतलब मुझे इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट निकालने हैं जो इन दोनों सर्कल के इनसाइड आते हो और x और y की वैल्यू इंटीजर रखते हो। ठीक है बात। यदि मैं ये लाइन बनाऊं तो y बराबर 0 पे x बराबर 1, ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास हो रही है और इस लाइन का स्लोप 1 है, इस लाइन का स्लोप 1 है और x0 पे y इज इक्वल टू -1 आ रहा है और ये दोनों सर्कल भी x0 पे y प्लस -1 दे रहे हैं। तो इट मींस अपनी लाइन समथिंग ऐसी पास होगी। बोलो बच्चों, मतलब एक्स एक्सिस पे सर्कल और लाइन मीट कर रहे हैं, है ना। ब्रीफली रिपीट कर देता हूं। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई थी कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। ये लाइन 1,0 से पास हो रही है, लाइन का स्लोप 1 है 45 डिग्री, दिस इज 45। ठीक है। ये पॉइंट है आपका 0,-1, एक्स 0 रखा तो y -1 आया, तो मुझे पता लगा था कि ये लाइन 0,-1 से पास हो रही है। इस सर्कल में भी x0 करा तो y -1 आ रहा था, ये भी यहां से पास हो रहा था, तो मेरी लाइन ऐसी जा रही है। ठीक है। अब मुझे जो पॉइंट चाहिए बच्चों, मुझे जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट या तो यहां से लेके यहां के बीच में आना चाहिए या यहां से लेके यहां के बीच में आना चाहिए। बोलो बच्चों, ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि इतना तो मुझे पता लग ही गया था कि लाइन के ऊपर आ रहा है। अब दूसरी चीज मुझे चाहिए थी कि लाइन के बीच में और दोनों सर्कल के बीच में भी आए, तो मतलब कुल मिला के या तो यहां से यहां तक हो या यहां से यहां तक, है ना। एक पॉइंट याद आ रहा है आपको कि मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, यदि याद आ जाए तो, कि जब पैरामेट्रिक में अपन ने कैलकुलेशन करी थी ऐसी, कि यदि किसी लाइन का स्लोप 45 होता है और ये डिस्टेंस √2 है तो ये 1 होगी। ऐसा कुछ याद आ रहा है? एक पैरामेट्रिक में अपन ने क्वेश्चन में यूज भी करा था ऐसा, है ना। यदि ये 2√2 हो जाए तो ये 2 और 2 होता है। ठीक है। अब देखो इसी कंसेप्ट को मैं इस क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं। छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है? √2। ये 1,0 है, ये 45 है, दिस इज 1, दिस इज 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0, दिस इज 2, दिस इज 1, 2,1। बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में? ठीक है। ये 3√2 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3√2 है। 3 3, तो 1 + 3 4,3। बोलो बच्चों। ठीक है, नहीं 3√2 है, बड़े वाले का रेडियस 3√2 है। बस ये पॉइंट 2,1 है
ये पॉइंट 4,3 है, इसके बीच में कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटीजर आए, वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीजर आए और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। 2,1 और 4,3 के बीच में कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे। अरे भाई आप ऐसे लो ना, देखो क्या होता है, सिस्टमेटिक चलो। यहां का एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, मुझे एक्स भी इंटीजर चाहिए, वाई भी इंटीजर चाहिए, ठीक है। यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है, तो इसके बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा ना जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ रहा होगा। अब मैं ये देख लेता हूं कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है तो क्या वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीजर आ रहा है क्या, x3 y2। वन पॉइंट इज एक पॉइंट है ऐसा, एक तो एक पॉइंट मतलब एक ही एक वैल्यू, मतलब a इक्वल टू 2 हो गया। ये पॉइंट है ना a इक्वल टू 2। बिल्कुल सेम केस, आप इधर आ जाओ। ये तो मैं निकाल ही चुका था 0,-1, ये 3√2 था, तो अगेन ये 3, ये 3, तो 1 से 3 यूनिट इधर जाओगे तो -2, -3, तो अगेन ये 0,-1 है, ये -2, -3 है, तो दिख रहा है इसके बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे। इसके बीच में अगेन इंटीजर वाले वापस से एक ही पॉइंट आएगा ना, कौन सा वाला आएगा, -1, -2 वाला। तो एक इंटीजर पॉइंट यहाँ पे है, एक इंटीजर पॉइंट यहाँ पे है, तो कुल मिला के ए की कितनी इंटीजर वैल्यू होगी, 2 इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। नहीं, जो सरकमफ्रेंस पर है उसको एरिया में नहीं लेंगे। जो सरकमफ्रेंस पे है उसको एरिया में नहीं लेते हैं। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में। जिसको नहीं समझ में आई वो इस वाले मेथड से कर सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आई वो इस वाले मेथड से कर सकते हैं, बहुत इजीली से, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी तो है, देखो यार अनकन्वेंशनल मेथड है, मतलब वो है ना। शायद से हो सकता है कुशाग्र हुआ, मेरे को याद नहीं है, हो सकता है ना, ठीक है, हो सकता है मतलब। नहीं यूं देखा जाए तो देखो, क्वेश्चन ये तो ठीक है, मैंने डायग्राम से करा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज तो दो ही तो कंडीशन बनानी थी, अदरवाइज तो दो ही तो कंडीशन बनानी थी देखा जाए तो, और इससे भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्रीफली मैं ये वाला मेथड फिर से रिकैप कर देता हूँ क्या क्या मैंने करा है ना। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से मैं बता चुका था और वो सबको समझ में भी आ गई थी कि a+1, a का जो पॉइंट है वो हमेशा इस लाइन पे लाई करेगा। तो ये लाइन मैंने बना ली थी ऐसी, है ना। बस मैंने इतना सा पार्ट करा है बच्चों, इतना सा पार्ट करा। देखो आप एक सिंपल सी चीज ये सोचो, एक सिंपल सी चीज सोच के देखो आप, कि मान लो मैंने एक लाइन ये बना रखी है ना, x=y+1। इस लाइन पर मैंने बोला एक पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से 2,1, और फिर मैंने एक बोला यहाँ पर एक पॉइंट है 4,3। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां से यहां के बीच में कितने पॉइंट ऐसे होंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटीजर है और वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीजर है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यार, यहाँ पे x=2 है, यहाँ पे x=4 है। तो यदि इसके बीच में मुझे कोई पॉइंट चाहिए जिसका x भी इंटीजर हो, y भी इंटीजर हो, तो मान लेते हैं y मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो x तो समझ में आ रहा है कि x तो 3 वाला ही हो सकता है, यदि हो सकता है तो। अब वो लाइन पे आएगा कि नहीं आएगा, रख के देख लेता हूँ। x=3 रखा तो y=2, बिल्कुल बढ़िया, 3,2। सेम लॉजिक मैंने इधर लगाया, तो इसलिए मुझे पता लगा कि इन दोनों के बीच में एक ही पॉइंट ऐसा होगा, और ऐसा यहां पे निकाल लिया, है ना। बाकी तो ये वाली कैलकुलेशन तो ऑलरेडी अपन कर चुके थे।
ठीक है, चलो 3 -2 एंड -1 2 भी होंगे, -1 x -1 y2 कहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको कहाँ कर रहा है सेटिस्फाइड? राघव आप जो पॉइंट बता रहे हो वो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, लाइन के ऊपर भी तो होना चाहिए ना। निखिल कोई बात नहीं, आप डायग्राम से मत जाओ, आप डायग्राम से मत जाओ, मुझे पता है ये मेथड हर किसी को नहीं समझ में आ पाएगा, आप इससे चले जाओ, सबसे सिंपल यही मेथड है, ये सबको नहीं समझ में आ पाएगा। हालांकि कुछ नहीं है भाई, क्या दिक्कत है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सर्कल समझ में आ रहा, सेंटर 1, 0 समझ में आता है ना, 1, 0 ये सर्कल बनाना आता है, ये दूसरा सर्कल बनाना आता है, ये लाइन बनानी आती है, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट निकालने के लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि ये पॉइंट निकालने का मेथड अनकन्वेंशनल है, वो मैंने ज्योमेट्री से निकाला था शॉर्टकट लेके, √2 था, 1, 1 था। अब इसमें तो आप सोचो कि ये सब चीजें तो देखो अपने दिमाग से करनी पड़ती है ना, ये मेथड फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये चीजें तो आपको अपने दिमाग से सोचनी पड़ेगी। ये 2, 1, बताओ अब इस डायग्राम में क्या कंफ्यूजन हो गया किसको, कि ये लेंथ √2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 का 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा, बताओ। ये रेडियस 3 √2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये निकल गया। ठीक है, चलो, हाँ एरिया बाउंडेड लिखे होंगे ना तो उसमें सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं, है ना, एरिया बाउंडेड लिखे होंगे तो वो सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं करते हैं बेटा, है ना उसमें। ठीक है, चलो तो इसको लिख लो, तो फिर अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। विदाउट ज्योमेट्रिकल लाइन की इक्वेशन में इंटीजर, नहीं वो इंटीजर वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा, पर मुझे ये भी तो एश्योर करना है ना तानिश, मुझे ये भी तो एश्योर करना है ना कि भाई वो पॉइंट इस दोनों सर्कल के बीच में आए, मेन कंसेप्ट तो वो है ना, इसलिए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस बाय सर्कल, एक सर्कल का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ये एक सर्कल गिवन है, लेट्स से दिस, इसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है, और बाय दिस मेथड आप किसी भी कोड की लेंथ भी निकाल सकते हैं। लेट्स से सेंटर, मेथड नंबर 1, इंटरसेप्ट मतलब ये निकालना है मुझे यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बताओ तो, जी होगी कि एफ होगी, जी होगी कि एफ होगी, एफ। वो एक्सेस, दो एक्सेस पे लिखना होता तो एक्सेस ही तो लिखते हैं, कोई स्पेलिंग पे आ गया, कोई जी पे आ जाता है, कोई स्पेलिंग पे आ जाता है, यार ऐसे कर रहे हो तुम भी। ये एफ हो गया, ये रेडियस दिस, ये निकाल लें अपन, लेट्स से दिस इज ए बी, तो ये हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा पाइथागोरस लगा के,
ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, पाइथागोरस लगा देते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, this is x intercept, and very similarly y intercept निकालना हो तो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो, राइट, सेंटर, रेडियस एफ, पाइथागोरस, डबल दिस, और बाय दिस मेथड we can find out the length of any code। आपके पास किसी भी कोड की लेंथ भी आप निकाल सकते हैं। इनडायरेक्टली आप सोचो कि यदि ये एक्स एक्सिस नहीं होता, कोई और लाइन होती, तो भी ये तो रेडियस ही होता। हाँ, ये एफ नहीं होता, लेकिन यदि मैं आपको इस लाइन की इक्वेशन दे देता और सेंटर दे देता, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आप निकाल सकते थे ना। यदि मैं लाइन की इक्वेशन दे देता, ठीक है, तो ये निकाल लेते अपन, ठीक, और पाइथागोरस से ये निकाल लेते, उसका डबल कर देते। ठीक है, चलो, राइट, इससे ही अपन एक कंडीशन और निकाल सकते हैं, इससे ही अपन एक कंडीशन और निकाल सकते हैं कि इफ सर्कल इंटरसेक्ट, if circle intersect x axis, तो g square greater than c। if circle touches x axis, then g square less than c। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही, सॉरी, टचेज मतलब इक्वल, टचे में तो इक्वल इक्वल टू आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही y एक्सिस के लिए बोल सकते हो आप, ऐसे ही आप y एक्सिस के लिए बोल सकते हो, if circle intersect y axis, f स्क्वायर ग्रेटर देन c, है ना, और सर्कल टचेस y एक्सिस, f स्क्वायर इज इक्वल टू c। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है? टच ना करे तो फिर इसका उल्टा लगा देना, जी स्क्वायर लेस देन 1, नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टचेस, है ना। वो एक कंडीशन और लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने लिखी नहीं। इफ सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, देन जी स्क्वायर लेस देन सी, सेम फॉर द वाई एक्सिस, है ना। लिख लिया? एक मेथड में और बता देता हूं इस इंटरसेप्ट को निकालने का, कभी इससे आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाए या कुछ बड़ा सा आ जाए। मैं एक्स एक्सिस का बता रहा हूं, फिर सेम आप वाई एक्सिस का निकाल लेना, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लेंथ मुझे निकालनी है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0। अपन इस सर्कल और इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। कभी भी किसी भी सर्कल का किसी लाइन के साथ आपको इंटरसेक्शन निकालना हो, किसी सर्कल का किसी लाइन के साथ इंटरसेक्शन निकालना हो, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लो। लेट्स से y 0 कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2
जी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0 आएगा। एक्स का क्वाड्रेटिक बन गया। मान लेते हैं दो वैल्यू x1 x2 आ रही है, तो वो ये दोनों ही आ रही होगी ना। बोलो बच्चों, यहां तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट? भाई सर्कल और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब y इक्वस टू 0 इसमें रख देते हैं। ठीक है, मुझे ये लेंथ निकालनी है। x1 x2 इसके रूट्स हैं, तो इसलिए सम ऑफ द रूट्स आप -2g बोल सकते हो ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप c बोल सकते हो ना। ठीक है, मुझे निकालना है मॉड x2 माइनस x1 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? क्या होता है? यही होता है। बोलो बच्चों, किसी को डाउट है? ये आ गया आपका एक्स इंटरसेप्ट। दिस इज सेकेंड ऑप्शन। दिस इज सेकेंड ऑप्शन। दोनों मेथड से आप किसी भी सर्कल का किसी लाइन के साथ लेंथ ऑफ द कोड भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलो, लेंथ ऑफ द कोड आप निकाल सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, राइट। लिखा नहीं क्या ये? ये वाली तो मैंने बहुत देर तक छोड़ी थी यार। अरे यार, ये तो बहुत देर तक छोड़ी थी। हाँ, वो मॉड्यूल में क्या डायरेक्ट दे देते ना यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, टेंजेंट टू अ सर्कल, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि एक सर्कल और एक लाइन की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो एक सर्कल और एक लाइन के लिए तीन पोजीशन होती है। या तो लाइन सर्कल को कट करती है, टच करती है, या आउटसाइड द सर्कल होती है। ऐसे तीन कंडीशन, दिस दिस दिस। ठीक है, अपन इस केस की बात कर रहे हैं। तीनों केस में डिफरेंस क्या है ना? अभी मैं सर्कल ले रहा हूं बच्चों। फर्स्ट केस इज द फर्स्ट केस इज द स्लोप फॉर्म। इसको आप बोल सकते हो, इट्स लाइक अ स्लोप फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं स्लोप फॉर्म की। तो स्लोप फॉर्म का मतलब यह है कि अभी मान लेता हूं कि मैं सर्कल ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लाइन की इक्वेशन में मान लेता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
सर्कल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन मैंने मान ली वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। तो यदि लाइन सर्कल को टच करे, लाइन सर्कल को टच करे, तो बोलो बच्चों क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसके सेंटर से यदि मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो रेडियस के इक्वल आनी चाहिए ना। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड इक्वल टू रेडियस, एंड दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर is equals to radius. Perpendicular distance from center is equals to radius. This is called condition of tangency. Condition of tangency कि कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करे, उसकी कंडीशन, उसकी कंडीशन। ठीक है, एक मिनट में। चलो, तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो है ये क्या है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, और ये किसी भी सर्कल के लिए, नॉट फॉर ओनली दिस सर्कल, कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करेगी तो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस होगी। ठीक है, तो इसका सेंटर है 0,0। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0।
0,0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद है ना सबको? 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ इज इक्वल्स टू रेडियस. व्हाट इज रेडियस? ए. ठीक है, तो सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ. तो ये सी की वैल्यू यदि मैं यहां पे रख दूं, आप बोलो सर सी की वैल्यू ही क्यों रख रहे हैं अपन, एम का क्या करा आपने? स्लोप फॉर्म. मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि एम मुझे गिवन है, मुझे केवल सी निकालना है. हाँ, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, सर्कल का सेंटर अभी मैं ओरिजिन पे मान के चल रहा हूं. ठीक है, तो दिस इज फाइनली मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म center origin. Center is at origin. Y is equals to mx प्लस माइनस c की वैल्यू रख दी मैंने, दिस वन. ठीक है, क्लियर बात है? फिर से समझ लो क्या क्या करा था अपन ने, फिर से ब्रीफली रिपीट कर देता हूं. ठीक है, सर्कल की इक्वेशन ये मानी थी, ये लाइन की इक्वेशन मैंने मानी थी, मैं स्लोप फॉर्म डिराइव कर रहा था. स्लोप फॉर्म का मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे टेंजेंट का स्लोप दिया रहेगा, तो एम मुझे दिया रहेगा, सर्कल की इक्वेशन मुझे दी रहेगी, मुझे केवल सी निकालना था, तो मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी. व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करने की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहलाती है, विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू रेडियस. है ना, किसी सेंटर, सर्कल के सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, वो रेडियस की इक्वल आ गई. सी इक्वल्स टू दिस, सी इसमें रख देते हैं अपन, तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, नहीं, इसीलिए मैंने स्पेशली लिखा है बेटा, ये ध्यान रखना है ना, कि सर्कल में अब जो अपन इक्वेशंस लिखेंगे कौन सी किस फॉर्म के लिए वैलिड है, स्पेशली मैंने लिखा है ये सेंटर इज एट ओरिजिन. ये आप केवल तभी लिख पाओगे जब सेंटर ओरिजिन पर होगा. तो फिर आप पूछोगे कि सर ओरिजिन पे नहीं हुआ तो क्या करेंगे एग्जैक्टली उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा. है ना, तो पहले एक बार आप ये लिख लो. हाँ, प्लस माइनस में ही लिखना है उसको, उसको प्लस माइनस में ही लिखना है. अभी सब आएगा, आएगा तनिष्क, एंगल भी निकालेंगे, सब निकालेंगे यार, अभी एकदम से सारी चीज नहीं आएगी. हाँ, ऑफलाइन डाउट सेशन चालू है. दो इक्वेशन, हाँ अभी मैं उस पर भी आता हूं, एक बार इसको लिख लो. हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सारे सर्कल के लिए वैलिड. हाँ, शिफ्टिंग करके भी कर सकते हैं. हाँ, इंदौर में शायद से रात का लॉकडाउन लग गया. नहीं, डाउट में अभी तो मैं तो नहीं मिलूंगा, कोई और सर मिलेंगे डाउट में. ठीक है, चलो बढ़े आगे. जैसे एक तो पहला क्वेश्चन दो तीन बच्चों ने पूछा कि सर यदि मुझे स्लोप गिवन है तो दो इक्वेशन क्यों है. चलो पहले मैं एक बार इसका एप्लीकेशन निकल बता देता हूँ. फाइंड द इक्वेशन
of tangent of circle x square plus y square is equals to 9. Find the equation of tangent of circle x square plus y square is equals to 9 whose slope is 2. स्लोप इज 2. डायरेक्ट स्लोप दे दिया मैंने. क्या था फॉर्मूला? a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर 2x a 3 अंडर रूट ऑफ ठीक है. ये प्लस माइनस क्यों है? एक्चुअली जब भी आपको कोई स्लोप दिया जाएगा तो उस पर्टिकुलर स्लोप की आप दो टेंजेंट बना सकते हैं. दो टेंजेंट और वो दोनों पैरेलल टेंजेंट होगी. फॉर एग्जांपल दिस. और ये भी आप देख सकते हैं कि उन पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की यदि अपन डिस्टेंस निकालेंगे, उन पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की डिस्टेंस अपन निकालेंगे तो क्या आएगा? वो डायमीटर आ जाएगा. आप निकाल के देख लेना. C1 माइनस C2 करोगे तो 6√5 अपॉन √5. ठीक है. 2x माइनस वाई उधर ले जाएंगे तो प्लस 3√5 इक्वल्स टू 0. C1 माइनस C2 अपॉन दैट इज 6. वो 6 आ जाएगा. आ गई बात समझ में? दो इक्वेशन क्यों आ रही थी? आ गई बात समझ में? दो इक्वेशन क्यों आ रही थी? ठीक है ना. और हमेशा होगा, मतलब वो डिपेंड करता है. देखो वो डिपेंड करेगा. यदि जब भी आप स्लोप से डील करोगे तो उस स्लोप को लेके आपके पास दो पैरेलल टेंजेंट आएगी. ठीक है ना, क्योंकि उस स्लोप के लिए दो टेंजेंट, क्योंकि स्लोप गिवन था अपने पास. ठीक है. राइट. लास्ट वाली लाइन बस मैंने ये बोली है बच्चों कि दो इक्वेशन आ रही थी, दोनों इक्वेशन पैरेलल थी. पैरेलल दिस. ठीक है. तो दो पैरेलल टेंजेंट यदि आप बनाओगे, उनके बीच की डिस्टेंस यदि निकालोगे तो रेडियस डायमीटर के इक्वल आएगी. 6 डायमीटर है. 6 डायमीटर है बेटा. रेडियस 3 है तो डायमीटर 6 हो जाएगा. ऐसा. स्लोप नॉट डिफाइंड हुआ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. स्लोप नॉट डिफाइंड हुआ तो एम कैसे रखोगे? देखो एक कैलकुलेशन में बताता हूं, और सर्कल में तो बहुत होगा ऐसा. भाई अब एम नॉट डिफाइंड तो रख नहीं पाओगे इक्वेशन में, है ना. एम नॉट डिफाइंड तो रख नहीं पाओगे, तो उसको 1/m में कन्वर्ट कर लेना. 1/m में. तो 1/m में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, इसको पूरा m से डिवाइड कर दो. पूरा m से डिवाइड कर दो और उस 1/m को 0 कर देना. और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम से आपको ऐसे दिख जाएगा. स्लोप नॉट डिफाइंड हुआ, पैरेलल टू y एक्सिस. एक लाइन यहां पे, एक लाइन यहां पे, ऐसे. ठीक है. 6 तो पैरेलल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस भी हो सकती है ना. अरे तो भैया वही तो निकाली है. कुशाग्र वही तो निकाल. कुशाग्र कौन है नहीं पता. वही तो निकाली है ना. पैरेलल टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस ही तो निकाल के बताई है ना मैंने. ठीक है. m से डिवाइड करना मतलब 1/m से मल्टीप्लाई करना, तो 0 से मल्टीप्लाई. अरे फिर गलत बात बोल रहे हो. उसकी वैल्यू 0 रखेंगे. अब यहाँ पे आप m की वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्या? अब यहाँ पे अभी मुझे तो m नहीं पता, पर मैं m की वैल्यू 0 रख सकता हूँ ना. तो ऐसे वो m से डिवाइड कर सकते हैं, उसकी टेंशन मत करो. ठीक है. बढ़े आगे. चलो. ये था सर्कल
व्हेन सेंटर इज 0,0, सेंटर इज 0,0। अब आप बोल रहे हो कि सर सर्कल दूसरा आ जाए तो अपन क्या करेंगे? ठीक है, मेथड भी बता देता हूं, फॉर्मूला भी बता देता हूं। ठीक है, दिस इज व्हेन सेंटर 0,0। सेम थिंग, यदि कोई और सेंटर को लेके आ जाए, तो y की जगह पे y माइनस के कर देंगे और x की जगह पे x माइनस एच कर देंगे। ठीक है, x की जगह पे x माइनस एच कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सर्कल की इक्वेशन ये थी, फाइंड टेंजेंट ऑफ स्लोप 2। इसका सेंटर आ गया 1, -2। सेम फॉर्मूला लगा सकता हूं, y की जगह पे y+2 2 x-1 प्लस माइनस रेडियस 3 √1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज, तो डायरेक्टली अपन ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वैसे इसका एक मेथड भी आएगा, पर वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन, उसको मुझे पूरा बताना पड़ेगा उसमें फिर, है ना। बोलो बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। तो एक तो क्वेश्चन कर लेना, बिगनर बॉक्स 1 कल का उसमें मिल ही गया था, आज का आ जाए, आज की तो शीट है शायद, असाइनमेंट एक शीट है। ठीक है, हाँ ये यूज होगा, बाकी कर में भी यूज होगा। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड।